हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 18 में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG यानी HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। दूसरा, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जनों को कम करती है। तीसरा, बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। चौथा, CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 4 या फिर D 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन B, यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, है तो यह सवाल एक स्टैटिक पोर्शन से, लेकिन इसे करंट अफेयर्स से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों को बेस बनाकर यह क्वेश्चन पूछा गया है। दरअसल में हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण है, उसने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट को ये सिफारिशें भेजी थी कि दिल्ली में जो बसें सेवा में हैं, जरूरत है कि उन्हें अगले 2 से 3 साल में CNG से HCNG में स्विच कर दिया जाए, यानी उनमें ईंधन के तौर पर HCNG का इस्तेमाल करना सही होगा। इससे कुछ ही दिनों पहले नीति आयोग ने HCNG को ऑटोमोटिव फ्यूल के तौर पर यूज करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद सरकार ने भी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। अब आते हैं HCNG पर, लेकिन इससे पहले CNG क्या है यह जानेंगे। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह भी प्राकृतिक गैस ही होती है, लेकिन यह मेनली मीथेन का कंपोस्ट होती है। CNG का महत्व यह है कि पेट्रोल या डीजल के मुकाबले इससे CO2, CO, NO2 और पार्टिकुलेट मैटर्स आदि का उत्सर्जन कम होता है। इसके आगे HCNG की बात करें तो यह हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण होती है। माना जाता है कि HCNG में 18% हाइड्रोजन का होना एक आइडियल सिचुएशन है और इसके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन तो हमारा गलत ही हो जाता है कि इसके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरी तरह विलोपन हो जाएगा, जबकि यह सही है कि इसके इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आती है, लेकिन उत्सर्जन पूरी तरह बंद नहीं होता। इसलिए दूसरा कथन सही हो जाता है। हमने पहले ही बताया है कि HCNG में हाइड्रोजन का आयतन 18% तक हो सकता है, यानी मोटी मोटी पूरे आयतन का 5वां हिस्सा। इसलिए तीसरा कथन भी सही है। आखिरी में CNG के मुकाबले HCNG की लागत की बात करें तो यह CNG के मुकाबले कुछ अधिक खर्चीला ईंधन है। इस बात का अनुमान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि CNG से HCNG में स्विच करने के लिए दिल्ली की 5500 बसों को अगर ईंधन के रूप में HCNG देने की बात की जाए तो हमें प्रतिदिन 400 टन HCNG की जरूरत होगी और इसके लिए
4 डिस्पेंसिंग फैसिलिटीज के लिए हमें 330 करोड़ की जरूरत होगी। उपभोक्ताओं की जेब के लिहाज से देखा जाए तो सभी उपभोक्ता प्रति 1 किलो CNG पर 42 रुपए पे करते हैं। HCNG के लिए उन्हें 43 रुपए देने होंगे, इसलिए चौथा कथन यहाँ गलत हो जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और मौलिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। दूसरा, आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। तीसरा, AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। चौथा, VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? A केवल 1 और 2, B 3 और 4, C 1, 2 और 3 या फिर D केवल 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल तीसरा और चौथा कथन ही यहाँ सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ 2 चीजों के बारे में पूछा गया है, एक तो ऑगमेंटेड रियलिटी और दूसरा वर्चुअल रियलिटी। फ्रेंड्स, हम दोनों एक एक कर देखते हैं। पहले ऑगमेंटेड रियलिटी को समझते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में एक तकनीक के जरिए यूजर्स जब डिजिटल कंटेंट से जुड़ते हैं तो वे वैसा ही फील कर सकते हैं या उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे असल दुनिया में। इसके लिए कुछ खास ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट जैसे गूगल ग्लास आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से एक स्क्रीन पर डिजिटल कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है। इसके लिए पोकेमॉन गो जैसे ऐप्स का उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जिसमें कई लोग स्मार्टफोन्स के जरिए वर्चुअल क्रिएचर का आनंद लेते हैं। आते हैं वर्चुअल रियलिटी पर। इस तकनीक में यूजर्स वास्तविक संसार से अलग हो जाते हैं और पूरी तरह एक वर्चुअल माहौल का आनंद ले सकते हैं। वे डिजिटल एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। इस वर्चुअल रियलिटी के आनंद के लिए यूजर को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए गेमिंग कंसोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल कार्डबोर्ड वर्चुअल रियलिटी के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अब हम एक एक कर कथनों पर आते हैं। बता दें कि पहला और दूसरा कथन दरअसल में जस्ट ऑपोजिट लिखे हुए हैं, यानी पहला कथन वर्चुअल रियलिटी जबकि दूसरा कथन ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में है। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह गूगल ग्लास आदि के जरिए व्यक्ति को वास्तविक दुनिया में रहने के साथ डिजिटल कंटेंट का बेहतर अनुभव कराता है, इसलिए तीसरा कथन सही है। वहीं चौथे कथन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गूगल कार्डबोर्ड आदि के जरिए यूजर संसार से पृथक कर दिया जाता है, लेकिन एक आभासी दुनिया का अनुभव करवाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। बी, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं। सी, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। या फिर डी, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हम टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि DNA, क्रोमोसोम्स और उनसे जुड़ी तकनीकी हमेशा चर्चा में रहती है। पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स दरअसल में किसी कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले DNA का ऑर्गेनाइज्ड पैकेज होता है। अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। इंसानों में 23 क्रोमोसोम्स युग्म होते हैं, जिनमें 22 को ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि एक युग्म
सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, X और Y। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सामने दो ऑप्शंस रखे गए हैं। वे डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रिकॉम्बिनेंट, डीएनए रेप्लिकेशन जैसी तकनीकों पर पूछे गए हैं। दूसरे विकल्प की बात करें तो यह डीएनए सिंथेसिस से रिलेटेड है, जिसे हम कभी कभी डीएनए प्रिंटिंग भी कहते हैं। डीएनए सिंथेसिस में भी एक शाखा है जिसे आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस कहा जाता है। इसमें कुछ मेथड्स के जरिए लेबोरेटरीज में जीन कृत्रिम तौर पर बनाए जाते हैं। यानी यह सही है कि प्रयोगशालाओं में आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम्स के हिस्से रचे जा सकते हैं। तीसरे विकल्प पर आते हैं। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जा रही है। गाइस, डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हिस्सा है और यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी एक लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका के अंदर ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल रेप्लिका बनते हैं। लेकिन आजकल ऐसी तकनीकें इजाद की जा चुकी हैं कि लिविंग सेल्स के बाहर इन विट्रो यानी लेबोरेटरीज में भी डीएनए रेप्लिकेशन किया जा सकता है। चौथे विकल्प पर आते हैं। यहाँ सेल डिवीजन और लेबोरेटरी में पेट्री डिश की बात हो रही है। सेल डिवीजन यानी किसी पेरेंट सेल को 2 या उससे ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करना। वहीं पेट्री डिश की बात करें तो इसे हम पेट्री प्लेट या सेल कल्चर डिश भी कहते हैं। इस डिश का इस्तेमाल वैज्ञानिक लेबोरेटरी में सेल कल्चर के लिए करते हैं। सेल कल्चर के थ्रू साइंटिस्ट्स जंतुओं और पादपों के शरीर से निकाली गई कोशिकाओं में सेल डिवीजन कर सकते हैं। लास्टली, पहले विकल्प की बात करें तो यह कथन सही है क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं की गई है कि अलग अलग जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर कोई फंक्शनल क्रोमोसोम बनाया जाए। इसलिए इस सवाल का उत्तर ए ही होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरएनए अंतरक्षेप यानी आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? पहला, यह जीन अनभिव्यक्तीकरण यानी जीन साइलेंसिंग रोग उपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने प्रयुक्त किया जा सकता है। चौथा, इसे ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तीसरे कथन को छोड़ सभी कथन सही हैं। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यहाँ सवाल RNAi यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन पर बनाया गया है। जानते हैं कि RNAi क्या है। दरअसल में RNAi एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें RNA मॉलिक्यूल्स जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं और इसके लिए मॉलिक्यूल्स टारगेटेड mRNA यानी मैसेंजर RNA को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। RNAi को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। यह एक जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है। जीन साइलेंसिंग में जीन एक्सप्रेशंस का रेगुलेशन होता है। जानकारों का मानना है कि RNAi तकनीकी के भारत के संदर्भ में कई तरह के लाभ हो सकते हैं। हमारा पहला कथन तो सही ही हो जाता है क्योंकि इसमें जीन साइलेंसिंग की बात कही गई है और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि RNAi को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि RNAi का इस्तेमाल फंक्शनल जीनोमिक्स के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली थेरेपी के विकास में होता ही है। तो आगे इसे इस तरह भी डेवलप किया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल कैंसर चिकित्सा में भी हो। इसके अलावा कुछ जीव वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि RNAi तकनीक का इस्तेमाल ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए भी किया जा सकता है जिनमें इतनी क्षमता होगी कि वे विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों, यानी उनसे लड़ने की उनमें क्षमता हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? पहला, कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। दूसरा, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। तीसरा, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना। चौथा, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4 या फिर डी 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, इस सवाल में मोटे स्तर पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते ही हैं। इसके संबंध में आए दिन अखबारों में आर्टिकल आते रहते हैं। एजेंसीज और सरकार भी इस संबंध में रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। 2017 में सरकार ने भी स्कोपिंग रिपोर्ट ऑन AMR इन इंडिया नाम से रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में AMR के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई गई। इसके अलावा भी ऐसा कई रिपोर्ट्स में आ चुका है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल है। इसके अलावा जानवरों के इलाज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल के मामले में भी भारत आगे है। आइए पहले जानते हैं कि एक्चुअल में AMR क्या है। दरअसल में हम किसी बीमारी के इलाज के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसके इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बैक्टीरियाज इन एंटीबायोटिक्स के आदतन हो जाते हैं। ऐसे में इन बैक्टीरियाज में एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट लड़ने की क्षमताएं आ जाती हैं और ये एंटीबायोटिक्स फिर असर नहीं करते और बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। ध्यान रहे कि इंसान या जानवर में AMR विकसित नहीं होता, बल्कि बैक्टीरिया में AMR विकसित होता है। ऐसे में उस बीमारी का असर पहले से और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है, यानी इसके पीछे वजहें क्या है? जानकार इसके पीछे कुछ वजहें गिनाते हैं, जैसे जब डॉक्टर्स लोगों या जानवरों में इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का ओवर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अगर लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल निर्देशानुसार नहीं करते, अगर लोग स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हैं, तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया शक्तिशाली होने लग जाते हैं। जब लोग अलग अलग देशों में ज्यादा यात्रा करने लग जाते हैं, यानी हम इससे मानकर चल सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। दोस्तों, पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि AMR इंसानों के बैक्टीरियाज में आनुवांशिक रूप से पैदा नहीं होता। वहीं लोगों में चिरकालिक रोगों का बना रहना भी AMR के विकसित होने के पीछे कारण नहीं है। इसलिए चौथा कथन भी गलत है। बता दें कि AMR जितना ज्यादा विकसित होता जाता है, मानव शरीर में एंटीबायोटिक्स का असर उतना ही कम होता चला जाता है और अंत में स्थिति यह होती है कि कोई भी साधारण एंटीबायोटिक प्रिवेंशन में काम नहीं आता। ऐसे में कोलिस्टिन नाम के एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। AMR को कंट्रोल में कैसे लिया जाए, इसे लेकर केंद्र सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR तैयार कर लिया है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर WHO ने भी प्रशंसा की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।